Namaskar. Good evening to all. A very warm welcome to all our viewers. Welcome to our 47th session of the Virasat Talk program, being organized by the Intangible Cultural Heritage Department of the Heritage Society, Patna. I request our viewers to share the live link of the session with your friends and colleagues so that out to more people our effort to promote and uh, create awareness regarding the rich cultural heritage of our country. It is my great honor and pleasure to welcome and introduce Dr. Avilasa Dwivedi, life coach and Vedic healer, founder, Healing Sublime Foundation, New Delhi. She will be speaking today on the topic Brahmanic science, treating body, mind, and spirit. Without taking much time, I would now request ma'am to begin the session. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच। और आज यहाँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको प्रणाम। मुझे लगता है कि हेरिटेज सोसाइटी ने एक बड़े परिवार का निर्माण कर दिया है और हम सब यहाँ पर एक दूसरे को इतना जानने लगे हैं सुन करके, और ये जो ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है इसके लिए सबसे पहले तो इस पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आप सभी श्रोतागण जो आज जुड़ रहे हैं, आप सब मुझसे उम्र में और अनुभव में बड़े होंगे, फिर भी मैं अपने अनुभव के आधार पर, अपनी वय और आयु के अनुसार जितनी मेरी बुद्धि है, मैं अपने इस विषय को यहाँ पर रखने का प्रयास कर रही हूँ। सबसे पहले ब्रह्मांडिक साइंस को अगर हम समझना चाहेंगे तो इसका तात्पर्य ब्रह्म विज्ञान या वेद विज्ञान से है। इन दोनों में कोई भेद नहीं होता है। पहले ये देखेंगे कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म का अर्थ होता है प्राइमल रिदमिक एनर्जी, एक आरंभिक ऊर्जा का बिंदु स्रोत जिसमें अपनी एक लय है, जिसकी अपनी गति है। लय कहने का मतलब यहाँ ये है कि हर चीज़ अपने संतुलन में है। लय का प्रयोग जो है वो संगीत में होता है। इसी तरह से जैसे संगीत की भी एक ऊर्जा सिद्धांत है। अभी हम उस पर अधिक चर्चा नहीं करेंगे। ये बात सिर्फ यहाँ पर समझने की है कि सृष्टि का एक अपना संगीतमय पक्ष है जो कि लयात्मक पक्ष है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है, देखिए, जब हम लोग जब लय की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि यह एक स्वर विज्ञान है और उस स्वर में पूर्ण रूपेण संतुलन होता है। ब्रह्म विज्ञान की बात कर रहे हैं तो ब्रह्म शब्द के अर्थ को हम समझ लेते हैं। ब्रह्म वह होता है जिसका निरंतर विस्तार हो रहा हो, और लय के लिए वेद ने नाद शब्द का प्रयोग किया है। नाद, स्वर, लय, ध्वनि, इन सब से हम इसको समझते भी हैं और ये इसके सिनोनिम है। लय ध्वनि से उत्पन्न होता है और सृष्टि के लिए कहा गया है इदम नाद्यात्मकम जगत। समझने को दो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पर कि नाद से ब्रह्म का जन्म हुआ है या ब्रह्म से नाद का जन्म हुआ है, पर ये दोनों ही एक साथ मान्य है। स्वर विज्ञान कहता है इसमें कि पहले नाद है और वेद विज्ञान कहता है कि पहले ब्रह्म है। लेकिन यहाँ इस विषय पर अधिक चर्चा नहीं करते हुए हम इसे एक दूसरे का पूरक मान सकते हैं। मुख्य रूप से इसमें जो बात महत्वपूर्ण है वो दो हैं। पहली कि ब्रह्मांड की जो सृष्टि रचना हुई है उसे समझना, उसके धर्म को समझना, इसे ऋत कहा गया है। ऋत का अर्थ होता है ब्रह्मांडीय धर्म। ऋत यानी कि जिस नियम के अनुरूप ये सृष्टि चलती है। यहाँ ये स्पष्ट हो गया होगा कि सृष्टि का मूल धर्म ऋत है। उसी के अनुसार
संसार में जितने भी चर अचर प्राणी हैं, प्रकृति के साथ उनका संतुलन बना रहता है। इस मूल प्रकृति को आज के विषय में समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मनुष्य का शरीर यानी हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी आत्मा, ये सब कुछ इसी ब्रह्म और ऋत की अवधारणा के अधीन है। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इसलिए ऋत ही मूल धर्म हुआ और ब्रह्म ही सर्वव्यापक है। इस ब्रह्म के अंतर्गत ही हमारा शरीर है, ये सृष्टि है, ये व्यष्टि है और समष्टि भी है। अब यदि ऋत नहीं होगा तो क्या होगा? उसकी जगह अनृत उत्पन्न हो जाएगा। अनृत यानी असंतुलन, और ये दोनों पर ही लागू होता है, यानी कि ब्रह्म पर भी और व्यक्ति पर भी। कैसे? व्यक्ति को एक पिंड मानिए और ब्रह्मांड तो है ही। तो ये कहा गया है यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। अब शरीर को यदि हम एक पिंड मानते हैं, एक छोटा घटक मानते हैं, तो ब्रह्मांड उसका बृहद घटक हुआ। और इस कारण दोनों ऋत धर्म के ही अनुकूल हैं, और जब तक वैसे रहेंगे तब तक वो संतुलित रहेंगे। अब इसमें समझने वाली एक मूल बात क्या है? ब्रह्म विज्ञान के अनुसार, वेद विज्ञान के अनुसार, यहाँ सब कुछ 5 अंक के सिद्धांत पर बताया गया है। जैसे पंच महाभूत, सबसे पहले आकाश है, फिर वायु है, फिर अग्नि है, जल है और पृथ्वी है। ये हम सभी जानते हैं, ये तत्व हैं। और वैसे ही 5 अभिक्रियाएं भी हैं। अभिक्रियाएं जैसे कि सृष्टि, स्थिति है, फिर संहार है, तिरोभाव है और अनुग्रह यानी कि मोक्ष है। तो 5 तत्व, उनसे बने घटक और फिर उनकी अभिक्रियाएं। हम जब ब्रह्म विज्ञान की बात कर रहे हैं तो सृष्टि और स्थिति यानी कि क्रिएशन एंड सस्टेनेंस, फिर संहार यानी डिसोल्यूशन। संहार यानी डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, ये प्रोसेस ऑफ फिजन है, यानी कि विखंडन का जो प्रोसेस है। जैसे कि हम उपसंहार करते हैं तो अल्टीमेटली जो कंक्लूजन है, ये कहाँ जाके जो क्रिएशन है वो कंक्लूड कैसे होगा, इसका डिसोल्यूशन क्या होगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड संहार। सभी फ्यूजन हुए तत्व अपने मूल स्वरूप के साथ मिल जाएंगे और उसके बाद तिरोभाव यानी कि फ्यूजन। अब यहाँ ये समझना है कि जब डिसोल्यूशन हुआ तो फिर फ्यूजन कैसे होगा। इनिशियली क्रिएशन, sustenance, then dissolution, after that the fusion, it means submersion, यानी कि जो मूल रूप में थे हम वापस उन 5 एलिमेंट्स में परिवर्तित हो जाएंगे। इसके बाद तिरोभाव यानी इसके बाद अनुग्रह यानी कंटेम्पलेशन या सल्वेशन यानी कि मोक्ष। तो जीवन की ये 5 स्थितियां बताई गई हैं। अब जीवन में 5 तत्व और 5 अभिक्रियाएं हैं, ऐसा ब्रह्म विज्ञान में माना गया है। अब जब मनुष्य का शरीर और सृष्टि इन्हीं 5 महातत्व से मिलकर बने हैं तो हम इन्हें सबलाइमिनल एलिमेंट कह सकते हैं, और सृष्टि में क्रमशः इनकी उत्पत्ति हुई है। ये 5 तत्व एक साथ नहीं आए हैं। आकाशात वायु, वायोरग्नि, पावकात जलम, अदेभ्यः पृथ्वी। इसकी बात यहाँ इसलिए क्योंकि आज का जो विषय है ब्रह्म विज्ञान, शरीर, मन और आत्म परिष्कार, इस संदर्भ में सबसे पहले अपने शरीर, मन को समझना जरूरी है। और उसका आत्म परिष्कार कैसे होगा वो तब हम जान पाएंगे जब ये समझेंगे कि इसके घटक क्या है और इसकी कार्य प्रणाली कैसी है।
क्योंकि जो भी ब्रह्मांड में चलता है उसी कॉस्मिक ऑर्डर में हमारा शरीर और मन भी चलता है। तो जब हम उस बड़े लेवल पे चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे तो वो सेम चीज़ वो हमारे शरीर पर भी लागू होती है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ऋत धर्म ही ब्रह्मांड का भी धर्म है और वही कॉस्मिक ऑर्डर हमारे पिंड का भी धर्म है। धर्म मीन्स प्रकृति, नेचर एंड ड्यूटी। अब सबसे पहले क्या हुआ है, आकाश की उत्पत्ति हुई है पांचों एलिमेंट में, क्योंकि बाकी सारी चीजों को रखने के लिए एक स्पेस चाहिए, तो वो स्पेस की उत्पत्ति हुई, वो अन्य सभी तत्वों को स्थान दे सके। फिर उसके बाद वो रिक्त स्थान आ गया जहां पर ये सृष्टि स्थापित हो सके। ऐसा कहा जाता है कि आकाश को परिभाषित या व्याख्यायित नहीं किया जा सकता, बस इतना ही कहा जाता है कि जो सभी तत्वों को धारण कर लेता है वो आकाश है। आकाश ये अपने शब्द में ही हमारे स्वर विज्ञान और भारतीय विज्ञान में ये बहुत ही बड़ी खासियत है। मैं इसीलिए हिंदी बोलना पसंद करती हूँ, क्योंकि अपने आप में हर एक शब्द इस ध्वनि को, इस स्वर को आंतरिक प्रकाश में परिवर्तित करने का काम मंत्र ध्वनि के द्वारा किए जाने के तमाम दृष्टांत, उसके सिद्धांत और आख्यान हम सुनते आ रहे हैं। वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर इंडियंस। और आज मैं जो भारतीय विज्ञान की बात कर रही हूँ, बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद डिफरेंट फील्ड्स में देश दुनिया की अलग अलग जगहों पर लोगों से मिलने के बाद अल्टीमेटली समझ में आया कि यदि आप ज्ञान की खोज में हैं तो वो सब आपको भारतीय विज्ञान में उस रूप में मिलेगा आप जिस रूप में चाहते हैं। आप उसे अगर टेक्निकल फॉर्म में चाहते हैं तो आपको उसकी भी व्याख्या वहाँ मिल जाएगी। अगर आप उसको अध्यात्म के रूप में चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। आख्यान के रूप में चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। साहित्य और दर्शन में चाहते हैं तो वहाँ भी वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और मैं तो बहुत ही कॉमन गांव के व्यक्ति से और लोक संस्कृति में जो चीज़ें मैंने देखी हैं वो मुझे लगता है कि ये ज्ञान का आकाश ही है जिसके आभ्यंतर में बहुत सारा प्रकाश है। अब इस ध्वनि को जब हम मंत्र ध्वनि के जो दृष्टांत की बात की मैंने, तो यहाँ फिर से वही बात आती है कि यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यानी कि जो ब्रह्मांड के आकाश में है वो हमारे शरीर रूपी पिंड में भी है, या वाइसे वर्सा, जो हमारे शरीर में है वो ब्रह्मांड में है। अब आकाश तत्व का निर्माण हो गया, उस स्पेस का निर्माण हो गया, फिर वो जो शब्द की वाइब्रेशन है, उस प्रकाश की जो गति है, उसके संवेग हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी है, उससे वायु की उत्पत्ति हुई। वायु के संघर्षण से अग्नि की उत्पत्ति हुई, और अग्नि जब अपने गैसीय स्वरूप में पहुंची तो वहां फिर जल की उत्पत्ति हुई। अदेभ्यः पृथ्वी, फिर क्या हुआ, अद यानी ओदन से, जल से, ओद से अलग होकर के पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई। अब यहाँ से शरीर रचना का विज्ञान शुरू होता है, यानी कि पृथ्वी तत्व से जब पृथ्वी बना तब वहां से फिर हमारी शरीर रचना का विज्ञान शुरू होता है। और पृथ्वी तत्व ही कोशिकीय रचना का आधार है, पर इसमें जो शेष 4 तत्व हैं वो भी सम्मिलित हैं। हमारे शरीर के भीतर जितने रंध्र हैं, जितनी ग्रंथियां हैं, उन सब के अंदर आकाश तत्व है। उनके अनुसार ही, इस आकाश तत्व के अनुसार ही वायु जो है वो गमन करता है। ये वायु भी 5 प्रकार का है: समान वायु, अपान वायु, व्यान वायु, प्राण वायु और उदान वायु। ये पांचों वायु स्थिति क्रम में पंचवायु कहे गए हैं। और इसी प्रकार शरीर में चाहे वो एसिड यानी अम्ल हो, हार्मोन हो, जिस भी रूप में, वहां पर अग्नि तत्व विद्यमान होता है, जल तत्व विद्यमान होता है, और शरीर पृथ्वी तत्व से बना होता है। ये जो 5 एलिमेंट हैं, जो 5 एलिमेंट्स, पंच तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, उन्हें बैलेंस करना ही स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य यानी
मैं फिर से कहूंगी कि हमारा भाषा विज्ञान अद्भुत है, वो हर एक शब्द में अपना पूरा अर्थ समाहित कर रखता है। स्वास्थ्य यानी कि स्व में स्थिति, यानी अपनी मूल प्रकृति में स्थित होना। कश्मीरी शैव स्कूल में जो इसकी डेफिनेशन दी गई है वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैसे आप स्व में स्थिति का जो इनका फॉर्मूला है वो क्या है। वो ये है कि मनुष्य में जितना पृथ्वी तत्व है, यानी जितना हमारा वजन है, उससे 2 गुना अधिक अग्नि तत्व, यानी कि धूप ताप, उसकी हमें जरूरत होती है, और उससे 2 गुना अधिक आवश्यकता होती है आकाश तत्व की। और मनुष्य के सर्वाइवल के लिए जो पंचमहाभूत के द्विगुणन का सिद्धांत है, ये हमें याद रखना चाहिए। हमें कितना पानी चाहिए, कितनी धूप चाहिए, और कितना आकाश तत्व। आकाश तत्व यानी हमारा जो एम्बियंस है, हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है, वो आकाश तत्व है। उससे भी हम हर समय एनर्जी ले रहे होते हैं, वही हमें थाम के रखे हुए है। अब 5 सबलाइमिनल एलिमेंट्स की बात हो गई। अब उनका प्योरिफिकेशन, क्योंकि जब कोई चीज़ एक बार आ जाती है और फिर वो उपयोग में लाते हैं तो हमें उसका मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। तो अब हमारे पास शुद्धिकरण के लिए क्या तरीके हैं। ये 5 एलिमेंट से तो हम बन गए प्रकृति के पास, लेकिन अब उसके बाद उसकी शुद्धिकरण कैसे होगी, प्योरिफिकेशन कैसे होगा। जैसे हम मंत्रोच्चार करते हैं तो वस्तुतः वो शब्द गुणकम आकाश है। तो मैंने पहले भी ये बात बोली कि आकाश शब्द रूप है जिसमें प्रकाश समाहित है। हम अपनी ही ध्वनि का अंतःकरण करते हैं, उसे अपने अंदर ले जाते हैं। इस क्रिया से जो आकाश हमारे भीतर है उसकी शुद्धि होती है। जब हम रेचक पूरक कुंभक करते हैं यानी प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम यानी आप खुद इसका विच्छेद कीजिए, आपको समझ में आएगा कि प्राणायाम वास्तव में क्या करता है। प्राण के आयामों की शुद्धि करता है, यानी प्राण वायु, ये वायु तत्व की शुद्धि करता है। जब हम स्नान आदि शौच आदि क्रिया करते हैं तो हम जल तत्व के माध्यम से शरीर की शुद्धि करते हैं, या हम जब जल ग्रहण करते हैं तो वो शरीर की शुद्धि करता है। शरीर में कई बार जब बहुत सारी विसंगतियां आ जाती हैं या ये 5 एलिमेंट्स वो जो स्टर्व हो जाते हैं, तो हाइड्रोथेरेपी एक बहुत अच्छा मीडियम है प्योरिफिकेशन का। बहुत सारी बीमारियों में, स्पेशली किडनी और लिवर से संबंधित, क्योंकि लिवर हमारा वो अग्नि तत्व है और किडनी जल तत्व है। तो जब इसमें डिसबैलेंस आता है तो यहाँ पर जल चिकित्सा यानी कि हाइड्रोथेरेपी बहुत काम आती है। इसी तरह जब हम ताप स्नान करते हैं, सूर्य स्नान करते हैं, या भोजन के माध्यम से जब हम अग्नि तत्व लेते हैं, तो वो हमारे शरीर के अग्नि तत्व की शुद्धि करता है। अब वेदों में भी कहा गया है कि हमें हवन करना चाहिए और हवन की अग्नि के सामने बैठना चाहिए, यानी कि उस ताप को ग्रहण करना चाहिए। और इन तरीकों से हम शरीर में 5 तत्वों के संतुलन और शुद्धिकरण की क्रिया को करते हैं। अब ये शुद्धिकरण, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे यहाँ एक तरीके से कर्मकांड की प्रक्रिया बना दिया गया, एक नियम बना दिया गया, जिसकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है और दैनिक प्रक्रिया भी है, जो हमारी दिनचर्या से संबंधित है, जिसका तरीका विधि जो है वो उसके साथ साथ उसका समय काल स्थान सब कुछ निर्धारित किया गया है। भारतीय पद्धति में हमारे उठने का समय क्या है ये भी सुनिश्चित किया गया है। जिस समय हम उठ रहे होते हैं, यानी कि सोने के बाद जब एक दूसरे दिन में हम प्रवेश करते हैं, तो उस समय आकाश तत्व की स्थिति क्या होती है, अग्नि तत्व की स्थिति क्या होती है, जल और वायु तत्व की स्थिति कैसी होती है, और पृथ्वी तत्व उस समय किस स्थिति में होता है, उसके संतुलन का बहुत महत्व है। अब ये 5 तत्व उस समय अवधारणात्मक रूप में संतुलन में होते हैं, इस कारण उस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म यानी जिसका विस्तार हो रहा है, जो अपने मूल रूप में है और उसका विस्तार हो रहा है, उस मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यानी कि इस समय हम जाग करके अपनी चीज़ों का विस्तार
क्योंकि जीवन जो है वो सतत गति है, चलायमान है, हमें निरंतर आगे बढ़ना है, तो उसका विस्तार होना है, तो हमें उस समय उठना चाहिए जब ये सब कुछ अवधारणात्मक रूप से संतुलन में। और अब विज्ञान भी इस बात को मान चुका है। आपको यदि 2018 के नोबेल पुरस्कार याद होंगे, तो विज्ञान के क्षेत्र में जो फिजियोलॉजी के शोधकर्ताओं को ये पुरस्कार दिया गया था, वो उसमें शोधकर्ताओं ने यही पता लगाया था जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, यानी कि 3:40 से 4 बजे के बीच हमारी कोशिकाएं अपनी संरचना बदलती हैं, और इस समय सभी तत्वों में जो उनकी प्रकृति है उसके गुण के अनुरूप उनकी ताप या शीतलता जो पाई जाती है वो ना कम होती है ना अधिक होती है, यानी कि बिल्कुल संतुलित मात्रा में होती है। अब इस समय प्रकृति के साथ जो सामंजस्य है, वो लय, वो रिदम बना रहता है। तो उस समय रात भर की नींद के बाद, यानी कि अपने शक्ति संचयन के बाद, शरीर की टूट फूट की मरम्मत के बाद, नई कोशिकाओं को शुद्ध रूप में आत्मसात करने के लिए अपने शरीर की ऊर्जा का समुचित उपयोग हम कर सकें, इसलिए हमें कब उठना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त पे, जब हम उस हमारी बॉडी उस रिन्यूएबल एनर्जी को रिचार्ज कर चुकी होती है, उस समय उठेंगे तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं या हमारा जो भी उद्देश्य है, हम उन चीज़ों को अच्छी तरीके से विस्तारित कर पाएंगे। अब शरीर, मन और आत्मा के स्तर पर इसकी शुद्धि की क्रिया करनी चाहिए। सुबह उठकर शौच स्नान आदि दैनिक क्रिया, पूजा, ध्यान आदि, ये जो कर्मकांड और नियम बनाए गए हैं वो इसी शुद्धिकरण के लिए नित्य क्रिया के रूप में और नियम के रूप में मान्य हुए हैं। ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है जो हम आप नहीं जानते हो, क्योंकि मैं ये भारत के लोगों से बात कर रही हूँ। बहुत सारे आउट ऑफ इंडिया भी लोग जुड़े हैं, लेकिन मोस्टली वो मुझे लगता है कि भारतीय मूल के ही हैं, तो हमारे लिए ये बहुत अनोखी बात नहीं है। लेकिन जब बाहर के लोग इसको सुनते हैं तो उनको ये थोड़ा सा अनोखा लगता है, वो सरप्राइज्ड होते हैं। लेकिन ये वो मूल बातें हैं जो हमारी मनुष्य प्रकृति की आधारभूत बातें हैं, बिल्कुल बेसिक। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो हम आप शायद ना करते हो, ना जानते हो। मतलब आज अगर नहीं भी कर रहे हैं, अभी का जो लाइफस्टाइल हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते। आज सिर्फ इस बात पर गौर कीजिए कि इसको करना क्यों जरूरी है। इसको साइंटिफिक एविडेंस से और हमारे यहाँ के जो हाइपोथेसिस है वो अब कितनी ज़्यादा वैलिड हो चुकी है। इस टाइम तो कोविड-19 के समय तो पूरी दुनिया भर में जो लोग हैं उनसे बातें होती रहीं, तो कई जगह की सरकारों ने ये कहा कि जो भारतीय और श्रीलंकाई मूल के लोग हैं उन पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। उसका कारण ये था कि वो ज़्यादा बीमार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल आज भी बाकी दुनिया के लोगों से काफ़ी बेहतर है, और इस वजह से हम अपने शरीर का जो शुद्धिकरण कर पाते हैं, 5 एलिमेंट्स की बैलेंसिंग हम जो भी थोड़ी बहुत कर पाते हैं, क्योंकि वो हमारे परंपरा में है, हमारे संस्कार में है। तो दैनिक दिनचर्या में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं, वो एलिमेंट आज भी हमने बचा के रखा है और उसको फॉलो करते हैं। अब एक पक्ष जो है वो ये माना गया, जो मैंने आपको बता दिया कि 5 एलिमेंट्स की बातें और जो ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर है, और अब मनुष्य की जो प्रकृति है वो ब्रह्मांड के साथ मिलकर के कैसे काम करती है, प्रकृति के साथ रह के उस रित की अवधारणा को समझते हुए उसी कॉस्मिक ऑर्डर में हमें रहना होता है, तो हम अपने स्व में स्थित हो पाते हैं, यानी कि हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो पाता है। अब जब ये सब बातें हो गई तो अब एक पक्ष ये हुआ। अब दूसरा पक्ष जो है वो हमारी लोक भाषा, लोक संस्कृति से आता है, जो मैं बहुत गहराई में बचपन में इस बात को मैंने समझा कि लोग कहते थे कि हम बीमार हैं, ऐसा कभी नहीं सुना मैंने। नानी को, दादी को कहते, वो अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं होती थी तो वो ये कहती थी कि हमारा आज मन ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं लग रहा है। तो आप सब भी जानते होंगे, बहुत लोगों ने ये सुना होगा और अभी भी कहते हैं लोग, इन 5 तत्वों से ऊपर एक और तत्व है। तो
वो जो अगला जिस पर मैं जा रही हूँ वो हमारा मन है, मन यानी माइंड। अब यहाँ पर ये समझना है कि माइंड का अर्थ चित्त से नहीं है, इसका अर्थ बुद्धि भी नहीं है। माइंड का शाब्दिक अर्थ तो मन है। अब ये मन कैसा है? ये मन शरीर के 5 तत्व की सत्ता से जुड़ी हुई एक स्थिति है जो एक रूप में इसकी भौतिक सत्ता से अलग की स्थिति है। समझना आसान नहीं है, शब्दों में समझना आसान नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल आसान है। जैसे कि पृथ्वी के तल पर जो जल तत्व है, पृथ्वी उससे जुड़ी हुई है, लेकिन पृथ्वी उससे पृथक भी है। जल तत्व की अलग सत्ता है और पृथ्वी की अलग सत्ता है, जबकि पृथ्वी के तल पर जल है। मनः वै समुद्रः, तो मन उस समुद्र के रूप में है जो 5 तत्वों से जुड़ा हुआ भी है, लेकिन उसकी अपनी अलग एक स्वायत्त सत्ता है। और इसकी जो हलचल है वो ज़्यादा ग्रहीय पिंडों से प्रभावित होती है। जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह जो सबसे अधिक प्रभावी है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। चंद्रमा मनसो जातः, जैसे चंद्रमा समुद्र को प्रभावित करता है तो हमारा मन भी उसी समुद्र के समान है, और इसलिए चंद्रमा हमारे मस्तिष्क के मन को भी वैसे ही प्रभावित करता है। ये 5 तत्वों के ऊपर ही उत्पन्न है, 5 तत्वों पर ही ये पैदा होता है, हमारे मस्तिष्क पर ही ये पैदा होता है, लेकिन ये एक अलग तत्व है। इसकी सत्ता उन 5 तत्वों से अलग है। जहाँ इन 5 तत्वों 5 सत्ताओं का संबंध होता है, उसकी जो समन्वय की जगह है, वहाँ मन पैदा होता है। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 5 तत्व संतुलित रूप में जहाँ संबंधित होते हैं वहाँ पर मन की उत्पत्ति होती है। लेकिन मन अभौतिक तत्व नहीं है, ये है तो भौतिक ही, क्योंकि ये 5 से अलग है और 5 से मिलके ही ये बना है, पर ये चित्त और आत्मा की तरह नहीं है, इसलिए इसे अभौतिक नहीं कहा जा सकता। ये पूरे तरीके से भौतिक तत्व है। जैसे हम कह सकते हैं कि जीवों में जो 5 तत्वों का कॉन्फ़िगरेशन जिस प्रकार का होगा, उस जीव का मन भी उसी प्रकार का होगा। जैसे शेर में इन 5 एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन अलग है, गाय में अलग है, चिड़िया में अलग है, एक कोशिकीय जीवों में अलग है, और मनुष्य में जो 5 का कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल अलग है। इसलिए हर एक प्राणी और उसके मन की स्थिति और उसकी प्रकृति बिल्कुल अलग तरह की होगी। इस बात का द्योतक है कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उनमें इन 5 एलिमेंट्स को लेकर के जो भी उनका कॉन्फ़िगरेशन है, कौन कितना है, कितना अधिक है, कितना कम है, उस तरीके से ये उसके मन की स्थिति भी वैसी ही होगी। अब जैसे कि शेर वो हिंसक है, गाय का स्वभाव अलग तरीके का है, तो उनके शरीर में जो कॉन्फ़िगरेशन है इन 5 एलिमेंट्स का, उसका बेसिक कारण यही है कि ये 5 तत्व हमारे शरीर में किस कॉन्फ़िगरेशन में है। अब मन को समझने के लिए 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो मन का आयाम कहाँ है और मन केंद्रित कहाँ है। मन मस्तिष्क से संबंधित है, यानी कि मन का जो धरातल है वो मस्तिष्क है, वो यही उत्पन्न होता है। अब इसमें से 2 चीज़ें अलग अलग रूप में फंक्शन करती हैं, यानी कि मन के अलग स्फेयर्स हैं, अलग अलग भूमियां हैं। तो मन की भूमि में पहली चीज़ जो है वो है कल्पना। मन कल्पना जगत में चला जाता है, और ये जो कल्पना है ये विशिष्टता में सिर्फ मनुष्य को प्राप्त है। तो और ये अन्य जीवों के पास उतनी नहीं है, हमसे तो बहुत ही लेवल में कम है। तो ये एक विशिष्ट रूप से ये मन की कल्पना वो मनुष्य को प्राप्त है, और शायद इसी वजह से हम इतने सारे प्रकृति से दूर होने की जो लिबर्टी है वो ले पाते हैं।
और फिर अपना स्वास्थ्य खराब करते हैं, क्योंकि हम उस रित के ऑर्डर में नहीं रहते हैं, हम उस कॉस्मिक ऑर्डर से दूर चले जाते हैं। और दूसरी चीज, पहली कल्पना और दूसरी मनुष्य की स्मृति। कब, किस जगह, किस परिस्थिति में कौन सी स्मृति आती है, हम कहाँ पर कैसे रेफरेंसेस यूज करते हैं, ये सब केवल मनुष्य के पास ये विशिष्टता है। अब इन दो चीजों को मिला करके हम हर बार बात कर रहे हैं पहले एलिमेंट्स की, और उसके बाद फिर जो उसकी परिस्थितियां हैं उसकी, वो काम कैसे करता है। अब इसकी भी तीन अवस्थाएं, मन की तीन तरह की अवस्थाएं। पहली होती है जागृत, दूसरी स्थिति होती है स्वप्न, और तीसरी होती है सुषुप्त। अब इन तीनों में क्या अंतर है? जागृत अवस्था आप बहुत अच्छे से समझते हैं, हम अभी जाग रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, यानी कि हमारा मन कल्पनाशील भी है और वो मस्तिष्क को कमांड भी दे रहा है कि बात करनी है या सुनना है या हाथ चलाना है या क्या हो रहा है, वो सब चीजें। दूसरी अवस्था जो होती है वो स्वप्न की, जो अर्ध जागृति की अवस्था होती है। उसमें स्मृति तो फंक्शन में होती है, लेकिन इंद्रियां काम नहीं कर रही होती हैं। हमारे स्मृति पटल पर चित्र तो चल रहे होते हैं, दृश्य चल रहे होते हैं, आवाजें सुनाई दे रही होती हैं, कई बार ये लगता है हम बोल भी रहे हैं, हम एक्शन कर रहे हैं, लेकिन वो स्मृति पटल पर ही हो रहा होता है। हमारी इंद्रियां वो एक्शन नहीं कर रही होती हैं। इंद्रियां यहाँ ठीक से काम नहीं करती, यहाँ केवल वेग काम कर रहा होता है। अब फिर से जब हमने समझ लिया मन के दो आयाम, टू स्फीयर्स, और उसके बाद उसकी तीन परिस्थितियां। अब फिर जो दो बातें स्मृति और कल्पना पर हम आएंगे, और यही वो दो चीजें हैं जो मनुष्य को दूसरे पशुओं और प्राणियों से बिल्कुल अलग बनाती हैं। यह भारतीय अवधारणा है जहां ब्रह्म विज्ञान, वेद विज्ञान इस बात को मानता है। इस आधार पर मन के होने के कारण ही मनुष्य को मानव कहा गया है। मनोः पत्यम इति मानवः। मन है इसलिए हम मानव हैं, यदि मन नहीं होगा तो हम मानव नहीं होंगे। और उस मन के दो पक्ष में, एक स्मृति और दूसरी कल्पना। अब उसके तीनों आयामों के बारे में हमने जो बात की, जागृत अवस्था जिस समय कल्पना के साथ स्मृति के, यानी कि जो रेफरेंस के आधार पर जो भी चीज हमारे दिमाग में आता है, हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, और मस्तिष्क की कमांड पर हमारा शरीर काम कर रहा होता है, वो पूरी तरीके से जागृत अवस्था होती है। दूसरी अवस्था की बात हमने की, वो सपने की अवस्था, कि जब हमारी स्मृति काम कर रही होती है, कल्पना काम कर रही होती है, लेकिन उस समय हमारा मस्तिष्क मन के अधीन नहीं होता है और वो शरीर को उस समय काम नहीं करा रहा होता है। अब तीसरी अवस्था होती है सुषुप्ति की, और इस समय कोई काम नहीं हो रहा होता है, मन भी सो रहा होता है, मस्तिष्क भी सो रहा होता है, और शरीर भी सो रहा होता है। केवल शरीर जो है वो अपने ऑटोमेटिक फंक्शंस पर पावर सेविंग मोड में होता है, और वो उसको गहरी नींद की अवस्था कहते हैं। तो वो बस ऑटोमेटिक फंक्शंस में होता है जब पावर सेविंग मोड ऑन होता है। तो मन और मस्तिष्क उस समय उस कार्यावधि के लिए कोई कमांड या बीच में कोई ऐसा काम नहीं कर रहा होता है। ये मन का एक अलग डायमेंशन है। अब दूसरी बात, जो हमारे यहाँ प्रचलित लोक भाषा में कहा जाता है कि हमारा मन खराब है। आमतौर पर व्यक्ति ये नहीं कह रहा होता कि मैं रोगी हूँ या बीमार हूँ। प्रचलन ये है ये कहने का कि हमारा आज मन ठीक नहीं है। ये मन के डिसऑर्डर की बात है कि मन अच्छा महसूस नहीं कर रहा, उसकी खुशियाँ ना होना, उसका संतुलन में ना होना और उसका शोकग्रस्त होना, ये भाव के असंतुलन को पैदा करता है। या जो भी भाव है अंदर, वो संतुलन में नहीं होते हैं। ये कई बार विस्मृति को लेकर कुछ द्वंद्वात्मक चीजें पैदा होती हैं, कई बार शोक या विषाद या कोई अप्रत्याशित स्थिति से उपजा भाव होता है, जो कि जो हमारे मन की हलचल को प्रभावित करता है। सबसे पहले ये हमारे ब्रेन के पक्ष को प्रभावित करने लगता है। कारण
कि मन का ही तो आवरण हमारे मस्तिष्क के चारों ओर है, और हमारा मन उत्पन्न कहाँ हुआ है, मस्तिष्क पर ही तो उत्पन्न होता है। तो उसका सबसे घनिष्ठ संबंध जो है वो हमारे मस्तिष्क से है। इस कारण उसका प्रभाव भी सबसे पहले पड़ेगा मस्तिष्क पर। अब साइंस इसको क्या कहता है, मॉडर्न साइंस, दिस इज कॉल्ड बिलीफ सिस्टम। आजकल जितनी ऑटो इम्यून बीमारियां हैं जिसका मॉडर्न साइंस के पास इलाज नहीं है, वो इसको बिलीफ सिस्टम से ठीक करने की बात करता है। साइकोलॉजी की चीज़ों को लेकर के आया गया है, लेकिन अभी भी हम जो मन के स्तर पर मान लेते हैं, जो महसूस करते हैं, हमारे मस्तिष्क से संबंधित ग्रंथियां उसके अनुरूप व्यवहार करने लगती हैं, और हमारे जो हार्मोनल रिएक्शन है वो इसी आधार पर होते हैं। तो हमारे हार्ट से लेके पिट्यूटरी से लेके तमाम ग्रंथियां वैसे रसायनों को सिक्रीट करने लगती हैं। नकारात्मक मनोभाव से हम अनावश्यक दबाव महसूस करते हैं, वो तब होता है जब सबसे पहले वो ग्रंथियां दबाव महसूस करती हैं और वो ऐसे हार्मोन्स रिलीज करने लगती हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शन हमारे शरीर में होने लगते हैं, वो बाद में हमारे शरीर की बीमारी के रूप में आते हैं। ये सारी चीजें उस मेंटल लेवल पर एक इम्बैलेंस के कारण पैदा होता है। हमारा जो आधुनिक विज्ञान है, जो जिसे आप पश्चिमी विज्ञान कह सकते हैं, वो शरीर के स्तर पर होने वाली फिजियोलॉजी यानी कि इसकी रासायनिक प्रक्रिया और प्रतिक्रिया को समझता है। उनके पास इसके मापन, उसके परीक्षण की विधि है, जैसे कि थायराइड टेस्ट कराया, इंसुलिन, कार्टिसोल, ये तमाम हार्मोन्स हैं, वो उनकी जांच करते हैं और उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, उसका कितना लेवल होना चाहिए, उसको वो ट्रीट करते हैं। लेकिन अभी तक मन के स्तर पर इतनी स्टडी नहीं हो पाई है कि उन शोधों को या इस विधा में अभी तक पूरी तरह से सम्मिलित कर लिया जाए। आधुनिक विज्ञान इस अवधारणा से मुक्त नहीं है और ना ही जो भारतीय अवधारणा है उसका खंडन करता है। मन की वृत्ति को आधार के रूप में देखता है, लेकिन अभी उसके पास इसके एविडेंसेस नहीं हैं, तो ये अब कहीं भी प्रामाणिक रूप से वो इसको उसमें सम्मिलित नहीं कर पाए हैं। इस विधा को अभी पूरे तरीके से मॉडर्न साइंस में इन्होंने सम्मिलित नहीं किया। अभी इस शोध को पूरा होने में उनके लिए बहुत समय लगेगा। अभी इस दिशा में और भी अधिक शोध अनुसंधान तो चल रहे हैं, लेकिन इसको व्यवहारिकता में लाना मुझे पर्सनली भी लगता है, क्योंकि मैं तमाम सारे शोध संस्थानों से जुड़ी हूँ भारत के बाहर भी, तो ये व्यवहारिकता में लाने के लिए इसमें अभी समय लगेगा। हालांकि जर्मनी और यूएसए इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि आधुनिक विज्ञान में केवल इसके जो भौतिक स्वरूप है, यानी कि इस भौतिक धरातल पर जो चीज़ें होती हैं, जो एक्शन रिएक्शन हो रहे हैं, उसको उसने माना है कि इन चेंजेस की वजह से शरीर में बीमारियां हो रही हैं और उसको ठीक करके ठीक कर लिया जाता है। लेकिन ऐसा होता है क्या? अगर आपको कोई ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज हो गई है, ऑटो इम्यून का मतलब जो शरीर ने अपने से पैदा कर ली है और उसका कोई कारण नहीं है, फिजियोलॉजिकल रीजन नहीं है, कोई हार्डवेयर की प्रॉब्लम नहीं है जिसको वो ठीक कर देंगे, तो वो अपने से ठीक होगा क्या? केवल उसका मैनेजमेंट हो सकता है। किसी को डायबिटीज हुआ है तो वो ठीक होगा क्या? केवल उसका मैनेजमेंट हो सकता है। तो ये, लेकिन जो हमारी भारतीय अवधारणा है उसमें ये पूरे तरीके से सही नहीं माना गया है। अब भौतिक और अभौतिक की बात है। ब्रह्म विज्ञान के अनुसार ये पूरी तरह से भौतिक नहीं, और भौतिक के धरातल पर जो जिसको पराभौतिक कहते हैं, ये पराभौतिक भी नहीं है। ये भौतिक के धरातल पर एक पराभौतिक अंतर संबंध है। ये हमारी मनोवृत्ति, हमारे मस्तिष्क की क्रिया और शरीर की अभिक्रिया और प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होती है। यानी कि मन में कोई हलचल अगर हुई है तो उसी के आधार पर हमारा शरीर पहले उसको समझेगा, हमारी ग्रंथियां समझेंगी, वहां से वो केमिकल सिक्रीट करेंगी और हमारा शरीर उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन देगा, रिएक्ट करेगा या रिस्पॉन्ड करेगा। अब
ये भौतिक और अभौतिक का अंतर संबंध है। जैसा मैंने शुरू में इसीलिए मन को समझाया कि मन पंच तत्वों के सम्मिलन से, समन्वय से उत्पन्न एक तत्व है जिसकी अलग सत्ता है, लेकिन वो उससे इंटरकनेक्टेड है, ये पूर्ण रूप में अलग भी नहीं है। तो अब इसको भी हमें इसी रूप में समझ करके ट्रीट करना है जो भारतीय ब्रह्म विज्ञान ने शुरुआत में ही हमें ये समझा दिया है। पंच महाभूत की चिकित्सा, मन की चिकित्सा, और मन कौन सा तत्व है, वो आत्मा या चित्त की तरह से अभौतिक नहीं है, पराभौतिक नहीं है, वो इन दोनों को जोड़ने वाले एक अलग ही तत्व है। अब मनुष्य के शरीर में जो आजकल जो सबसे बड़ी बीमारियां देखने को मिल रही हैं वो दो ही हैं, एक हार्मोनल इम्बैलेंस और दूसरा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसके नाम बहुत सारे हैं बीमारियों के। हार्मोनल इम्बैलेंस, किसी को थायराइड हो गया है, किसी को इंसुलिन का प्रॉब्लम है, डायबिटिक हो गए हैं, किसी को अलग तरीके की चीज़ें हैं, हमारा आमाशय, पक्वाशय, सब कुछ। बट उन दोनों का जो बेसिक कारण जो समझ में आता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस और फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, तंत्रिका तंत्र का ठीक से काम नहीं करना। ये दोनों समस्याएं मन के असंतुलन से ही पैदा हो रही हैं। ये बात अभी के सारे डॉक्टर्स बोलते हैं, और भारत में तो कम बोलते हैं, ज़्यादा दवाइयाँ देते हैं। विदेशों में अब दवाइयाँ कम कर दी हैं, इवन स्कूल्स में भी मेडिटेशन की क्लासेस लगने लगी हैं। और मन में होने वाला, इसको ऐसे समझिए कि यहाँ होने वाला डिस-ईज वो शरीर की डिजीज के रूप में फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ क्या ज़रूरी है? अब ज़रूरी है कि इसमें मन की भूमिका को समझा जाए और उसका निदान और उपचार किया जाए, यानी कि डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो ये प्रविधि जो है वो भारतीय चिकित्सा विज्ञान का ही तरीका है। भारत में जो भी बड़े संस्थान हैं, आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स हो गया, RML, और भी तमाम सारे जगह जहाँ पे अभी इंटीग्रेटेड मेडिसिन को लाया जा रहा है, क्योंकि जो पश्चिमी विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान को पढ़ के भी डॉक्टर्स बने हैं, हम लोगों ने भी पढ़ाई की है, लेकिन जो मूल रूप में एक परंपरागत शिक्षा जो होती है, जो कल्चर से हम सीखते हैं, वो एक बिलीफ सिस्टम बनाता है। और जब उसको अप्लाई करते हैं पेशेंट पे, तो जब उसके रिजल्ट्स आते हैं तो वो हमें चमत्कारी नहीं लगता, हमारा विश्वास और मजबूत होता है कि इस पर हमें और आगे शोध करने की ज़रूरत है। इसको मानव जाति के उत्थान के लिए, उसके भलाई के लिए हमें इन चीज़ों को लाना चाहिए। इसलिए भारत में अब इंटीग्रेटेड मेडिसिन पे बहुत जोर दिया जा रहा है। अब नेक्स्ट लेवल पे जब हम आएंगे कि ये भारतीय चिकित्सा विज्ञान का तरीका है, तो अब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि इन दोनों तरीकों में, इन दोनों विधियों में अंतर कहाँ पर है। तो आधुनिक विज्ञान जो है वो शरीर को एक तंत्र के रूप में समझता है। तंत्र यानी कि बॉडी डिवाइस। शरीर एक तरीके का डिवाइस है जिसके अंदर तमाम सारे चिप लगे हुए हैं, अलग अलग कुछ छोटे छोटे, उससे भी छोटे डिवाइसेस लगे हुए हैं जो अपना फंक्शन करते हैं। तो भारतीय चिकित्सा विज्ञान भी शरीर को तो ऐसे ही मानता है। अब आधुनिक चिकित्सा विज्ञान क्या कहता है कि शरीर में ग्रंथियां हैं जो शरीर को चलाती हैं। बॉडी को चलाने के लिए पहले तो हो गई हमारी एनाटॉमी, उसके बाद फिजियोलॉजी की बात आ गई। तो वो कहता है शरीर में ग्रंथियां जो शरीर को चलाती हैं। तो भारतीय विज्ञान में, ब्रह्म विज्ञान में भी अष्टांग हृदय की बात है कि ये ग्रंथियां, अष्टांग हृदय जो है वो पहले एक चीज़ समझनी, शायद आप लोग को मालूम होगा, बहुत लोगों को, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी मालूम हो सकता है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगी। हृदय का मतलब इंग्लिश का हार्ट नहीं होता है। हृत का मतलब आहरण। फिर यहाँ कह रही हूँ कि हर शब्द अपने आप में एक वृहद मीनिंग लिए हुए है, वो अपने अर्थ को अपने में समाहित कर रखता है। तो जो किसी चीज़ का आहरण करता है और फिर उसको विस्तार देता है, वो हृदय है। तो हमारे यहाँ अष्टांग हृदय बोला गया, यानी ये 8 ग्रंथियाँ। हर ग्रंथि का अपना एक विशिष्ट कार्य है। या तो वो मोटर एजेंसी के रूप में काम करता है,
कुछ ना कुछ वो संचालित करता है, उद्वेलित करता है, रस का स्राव करता है, तो वो कुछ ना कुछ शरीर से ऐसा लेता है और फिर उसका वो विस्तार कर देता है, जिससे कि शरीर की फंक्शनिंग जो है वो ठीक तरीके से चले। तो जो हार्मोनल सिक्रीशंस होते हैं वो एंडोक्राइन हो या एक्सोक्राइन हो, मतलब आंतरिक हो या बाहरी हो, पश्चिमी विज्ञान उसके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट और उसके फंक्शंस को अच्छे तरीके से समझने लगा है। चाहे हमारा स्केलेटन सिस्टम हो, लिवर सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो या कोई भी लिम्बिक सिस्टम हो, हमारे शरीर में जितने भी तंत्र, जितने भी सिस्टम लगे हुए हैं, वो उनकी फंक्शंस, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट के फंक्शंस को समझता है। ग्रंथि और तंत्र यानी कि ग्लैंड और लिम्ब के डिवाइस के फंक्शन को समझता है, तो वो उसी को ट्रीट करने की व्यवस्था करता है, जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स में सिर्फ मैनेजमेंट के लेवल तक आके रह जाती हैं। लेकिन कई बार उसकी ही ज़रूरत होती है कि वो प्रॉब्लम शरीर के लेवल पे, लेकिन वो आगे ना बढ़े उसके लिए लगातार दवाइयाँ दी जाती हैं, चीज़ों को सप्रेस करके रखा जाता है। तो भारतीय ब्रह्म विज्ञान जो है वो उससे एक लेवल आगे जाके और उसके रूट कॉज को टारगेट करता है और उसके ट्रीटमेंट यानी कि हीलिंग की व्यवस्था करता है। ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट एंड हीलिंग ये तीनों अलग शब्द हैं, तो वो सच में उसके उपचार, चिकित्सा, हीलिंग यानी कि चिकित्सा, चिकित्सा डजंट मीन ट्रीटमेंट, वो मैं आगे अभी बात करूंगी, क्योंकि अभी पहले ये ग्रंथि और तंत्र को हम यहाँ पे समझ लें। तो ग्रंथि और तंत्र यानी कि ग्लैंड और लिम्ब, इस डिवाइस के फंक्शन को यहाँ पे ट्रीट किया जाता है और इसकी जो कार्य प्रणाली है, जो इसकी क्रियाविधि है, उसको चलाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको आधुनिक विज्ञान पराविज्ञान से परिभाषित करता है। मेटाफिजिक्स एक वर्ड आता है, एक टर्म आता है, वहां पर इसकी पढ़ाई हो रही है, तो उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अब भारतीय विज्ञान ना सिर्फ इसके अंतर संबंध की व्याख्या करता है, बल्कि उन अंतर संबंधों को समझने पर जोर देते हुए अपनी चिकित्सा पद्धति में ऊपर स्थान देता है। कैसे? आप शब्द से देख लीजिए, चिकित्सा का अर्थ ही चित्त का उपचार है। एक बार फिर से यह सिद्ध हुआ कि हमारे जो शब्द हैं वो अपने आप में अपनी पूरी मीनिंग समेटे हुए हैं। तो चित्त का उपचार वो ही चिकित्सा है, यानी कि अंग्रेजी के किसी शब्द से अगर हम उसको सिनोनिम उसका देखेंगे तो वो हीलिंग आ सकता है, दैट इज नॉट ट्रीटमेंट। अब इससे यहाँ तक की बात, ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया। अब इसके आगे की जो बात है वो भारतीय चिकित्सा विज्ञान उससे एक लेवल और ऊपर। कैसे? वहाँ कुंडलिनी विज्ञान की बात होती है। अब कुंडलिनी विज्ञान क्या है, ये शब्द सुना सबने है, पर बहुत सारे लोग जानते भी हैं, लेकिन आजकल के बच्चे थोड़ा सा कम जानते हैं। जैसे कि वायु के बारे में बात हुई, तो उसमें यह हुआ कि वायु तो एक तत्व है, लेकिन अपने फंक्शनल एस्पेक्ट में उसके 5 स्वरूप हैं, और उसमें जो सबसे सूक्ष्म वायु है यानी कि प्राण वायु। अब प्राण वायु का मतलब, एक बार फिर से इस शब्द को मैं व्याख्यायित करूंगी, इसका अर्थ अपने आप में स्पष्ट है। प्राण, यानी प्रकृष्ट अणु, प्राण का अर्थ प्रकृष्ट अणु है। वायु की जो प्रकृष्टता है वो सबसे सूक्ष्मतम में सबसे प्रखर है, यानी कि which is the smallest particle that is the most active particle, जो सबसे छोटा है वो सबसे ज्यादा एक्टिव है। इस दृष्टिकोण से हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां वायु में प्राण तत्व है। अब वायु में विभिन्न प्रकार की वायु की बात की मैंने, 5 प्रकार की वायु। वायु के साथ एक वायु है वात। वात का अर्थ अरेणवः वात, यानी बिना रेणु, यानी बिना धूल कण की जो वायु होती है वो वात होती है, और शरीर के अंदर वायु वात के रूप में होता है। और हमारे यहाँ भारत में तमाम ऋषि मुनि, महापुरुष, संत वातोपजीवी होते थे। वात उपजीवी, जो वात पर ही जीवित रहते थे, ऐसे तमाम योगी तपस्वी हुए हैं। और बहुत ज्यादा दूर नहीं जाती मैं,
अभी बिल्कुल रिसेंट की बात है, आप लोगों ने ये न्यूज़ देखी या सुनी होगी या पढ़ी होगी, गुजरात के अंबाजी में जो जिन्हें माता जी कहते थे, अभी 90-92 साल में उन्होंने शरीर त्याग किया है, उनको माता जी कहते थे लोग, नाम उनका संत प्रहलाद जानी था। और वो दृष्टांत इसलिए भी दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे जगहों पर उनके उनके शरीर की जांच हुई और ये बात सिद्ध हुई कि वो 12 साल की उम्र से उन्होंने अन्न जल का परित्याग किया हुआ था और अपने शरीर के संचालन के लिए जितनी भी ऊर्जा की उन्हें आवश्यकता थी वो सब वो प्रकृति से डायरेक्ट लेते थे बिना किसी प्रोसेसिंग के। तो ऐसे भी योगी हैं और आज भी हैं। एम्स में जो रिसर्च हुए, उनकी जांच हुई दिल्ली में और उन्हें ग्लास बॉक्स में बंद रखा गया और मतलब मॉनिटरिंग की गई कैमरा लगा के, और फिर ये सिद्ध हुआ वहाँ कि उन्हें अपने शरीर की ऊर्जा के लिए भोजन पानी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो सब कुछ वातावरण से ले लेते थे। बिल्कुल वैसे हम समझ सकते हैं इसको जैसे पौधे सूर्य के प्रकाश को सीधे अवशोषित करके अपने लिए फ्यूल जनरेट कर लेते हैं। तो जो प्राण तत्व है वो सबसे सूक्ष्म है और हमारे शरीर में जो परिसंचरण तत्व वो वायु से संचालित होता है। सभी ग्रंथियों से परे हमारे ऑर्गन से ऊपर जाने, यानी कि बॉडी डिवाइस के ऊपर जाकर जो भी, जैसे हमारा मांसपेशी तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, इन सब से ऊपर एक ना पावर सर्किट है जो वहां पे काम करता है। और ये पावर सर्किट जो शरीर के अंदर की एनर्जी है, जो अग्नि तत्व की ऊर्जा जो वायु से संचालित है और जो हमारे शरीर के आकाश तत्व के विदिन घूमती है, अग्नि तत्व की ऊर्जा जो वायु से संचालित होकर आकाश तत्व के अंतर्गत घूमती है, उसे ही कुंडलिनी का नाम दिया गया है। कुंडलिनी का अर्थ क्या होता है, फिर से समझिएगा, शब्द अपने आप में पूरा अर्थ समाहित किए हुए हैं। कुंड का अर्थ समझते हैं जहां कोई भी चीज स्टोर की जाती है। शक्ति के स्रोत को संचित करने का स्थान या पात्र कुंड कहलाता है। उस संचित ऊर्जा का मोमेंट जो है वो स्पाइरल होता है। तो इस संचित ऊर्जा के जो संचरण है, उस एनर्जी मोमेंट को कुंडलिनी कहा गया है। जैसे स्थिर जल है, उसमें किसी एक बिंदु पर कुछ गिरता है या कोई बल लगता है तो वो कैसे ऐसे स्पाइरल मोमेंट में घूमता है, वैसे ही सभी ऊर्जा अपने पावर सर्किट से ऊर्ध्व गति करती हैं। ऐसे ही मनुष्य के शरीर में 7 पावर सर्किट डिफाइन किए गए हैं जो अलग तरह के ऊर्जा कुंड यानी कि पावर स्टोरेज हैं। और मेटाफोरिकली इसको सांप के रूप में इमेजिन किया गया है। ऐसी ही ऊर्जा जो स्पाइरल मूवमेंट के बल पर अंतरिक्ष में, पृथ्वी हमारी जो अंतरिक्ष में टिकी हुई है, वो भी वही स्पाइरल मोमेंट है जिसके बल पर, इसी ऊर्जा के बल पर हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में टिकी हुई है। और इसीलिए भारतीय दर्शन, हमारी माइथोलॉजी में क्या कहा गया है कि पृथ्वी किस पर टिकी हुई है, शेषनाग के फन पर। उसका कारण समझना चाहें तो वो यही है कि ये जो स्पाइरल मोमेंट है, जिसको सांप के रूपक के रूप में, मेटाफर के रूप में इमेजिन किया गया है, तो इसीलिए पृथ्वी शेषनाग पर टिकी हुई है, ये ऐसा हमारे आख्यानों में कहा जाता है। अब इस एक बात की भी अपना एक बहुत बड़ा विश्लेषण और विस्तृत व्याख्या है, और ये शेषनाग के जो फन है वो इसको डिफाइन करते हैं और जस्टिफाई करते हैं कि ये कितना बल है और कैसे कैसे उसको कैलकुलेट किया गया है, और ये उसको पूरे तरीके से जस्टिफाई करता है। फिलहाल हम अपने विषय पर ही रहते हैं। और हम सब ने जो मेडिकल सिंबल बना होता है ना, मेडिकल साइन डॉक्टर्स का, वहाँ पे भी देखा होगा स्पाइरल मोमेंट का जो सिंबल है वो बना हुआ है। वो ब्लू कलर का साइन कर दिया है और उस पर 2 तरफ से ऐसे सांप घूमते हुए स्पाइरल मोमेंट में दिखाई देते हैं। यही वो ऊर्जा की गति है जो हमारा संतुलन बनाती है और हमें हील करती है। ट्रीट नहीं करती है, मैनेज नहीं करती है, हमें हील करती है। अब हालांकि ये परसेप्चुअल है।
अभी तक वैज्ञानिक मत या सिद्धांत के रूप में इसे व्याख्यायित नहीं किया गया है, इसे सिद्ध नहीं किया गया है, लेकिन इस ऊर्जा की कार्यविधि और इसके होने को नकारा भी नहीं जा सका है। तो साइंटिफिक लॉजिज्म में इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। तो आज भी दुनिया में इसको समझने के लिए तमाम रिसर्च हो रही है। भारतीय ब्रह्म विज्ञान इसको पूरी मान्यता देता है, क्योंकि शरीर के अंदर ऐसी बहुत सारी गतिविधियां होती हैं जिन्हें हम सुव्यवस्थित ज्ञान यानी कि विज्ञान के अंतर्गत परिभाषित नहीं कर सकते हैं, उसको डिफाइन या उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ये परसेप्चुअल होती है। जैसा कि हमारा कानून का सिस्टम है, नियम बहुत बने हुए हैं, लेकिन विक्टिम को रेमेडी रिलीफ कैसे मिले उसके लिए कुछ और ही करना पड़ता है समटाइम्स। तो हर चीज़ व्याख्यायित नहीं है, हर चीज़ की डेफिनेशन नहीं है। कुछ चीज़ें परसेप्चुअल होती हैं लेकिन वो वर्क करती हैं। अब आते हैं कि ये जो भी व्यवस्था है वो एविडेंस आधारित, बायोलॉजिकल हो, केमिकल हो या परसेप्चुअल हो, उसको ठीक कैसे किया जाए, इसका उपचार कैसे होगा, ये संतुलित कैसे रहेगा। तो भारत में हमारे ब्रह्म विज्ञान को भी लेकर के डिस्कशन में एक बात आई कि इसको वेद विज्ञान क्यों नहीं कहा, इसको ब्रह्म विज्ञान क्यों कहा। कहीं क्योंकि मेरे सरनेम में द्विवेदी है तो उस बात को भी लोगों ने थोड़ा उस पर बात की कि ये ब्राह्मण से संबंधित तो नहीं है, तो ऐसा कोई मिथक दिमाग में ना लाएं। मैं ब्रह्म विज्ञान, ब्रह्मांडिक साइंस एक्चुअली वो लिखा हुआ है, तो ब्रह्मांड का जो विज्ञान है वो ब्रह्मांडिक साइंस है, वो ब्राह्मण नहीं है। और ब्राह्मण जो होता है वो जो ब्रह्म को समझता है, जो ऋत को जानता है, वो ब्राह्मण होता है। वो आज के आपके हमारे जो संवैधानिक वर्ण व्यवस्था जो को हटा के वर्ग व्यवस्था कर दी गई है, ये वो वाला ब्राह्मण वाला साइंस नहीं है, ये ब्रह्मांडिक साइंस है, ब्रह्म विज्ञान। तो खैर अब तो जो जिस वर्ण व्यवस्था से आते थे वो काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, कुछ और ही कर रहे हैं सारे लोग। अब भारत में जो कॉन्सेप्ट बनाया गया है इसके उपचार के लिए, इसके संतुलन के लिए, उसकी बात पर आते हैं। योग का कॉन्सेप्ट, ये शब्द हमने बहुत सुना है और तमाम रोज टीवी पर हम देख रहे हैं कि योग है, ऐसे करना चाहिए, ये खाना चाहिए। लेकिन योग का अर्थ आज के समय में मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे आर थिंकिंग दैट इट इज जस्ट लाइक कि कोई आप व्यायाम या आसन कर रहे हैं वो योग है। अष्टांग योग भी हमने सुना है कि इसमें नियम है, लेकिन उसको हम बहुत भारी भरकम सी चीज समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अष्टांग योग के जो सारे नियम हैं वो प्रकृति सापेक्ष हैं और ब्रह्मांडीय प्रकृति और हमारे शरीर की यानी कि मनुष्य की और जीव जंतुओं की प्रकृति धर्म यानी कि ऋत के अनुरूप ही ये बनी हुई। तो ये सुचारू रूप से काम करने में तभी सक्षम हो पाएंगे हम जब प्रकृति सापेक्ष नियम के साथ चलेंगे। हम जितने प्रकृति से दूर होंगे उतना हमारे शरीर में, मन में असंतुलन बढ़ेगा और वो डिजीज जो है वो डिजीज के रूप में बढ़ेगी। तो योग में सबसे पहले यम और नियम, इसका पालन करना यानी कि अपनी बॉडी, अपने शरीर को कैसे रखना है, तो वो यम और नियम उसको बताता है। उसके बाद आता है आसन। आसन का मतलब हमारी बॉडी की पोस्चरिंग कैसे हो, हम अपने शरीर को किस आसन में रखें, किस प्रकार बैठें, किस प्रकार उठें। जब हम अपने आप को ठीक से स्थित करना सीख जाएंगे, फिर उसके बाद हम उसकी अगली शुद्धि यानी कि प्राणायाम पर आते हैं। तो प्राणायाम का मैंने आपको अर्थ, इसके पहले शब्द का अर्थ बताया कि प्राण के आयाम, प्राण के डायमेंशंस को बढ़ाना है। अपने प्राण के डायमेंशंस, उसके आयामों को बढ़ाने का मतलब उसे विशुद्ध रूप में रखना है, यानी कि प्रतिदिन उसे शुद्ध करना है। तो हमारे शरीर में जो प्राण तत्व है उसका विस्तार करना है। अब प्राण यानी कि विष्णु, विष्णु विष्णु यानी कि वाइटैलिटी, द एनर्जी फॉर द लाइफ फॉर लिविंग। तो
कहते हैं ना जियो जी भर के, तो वो जी भर के जीना प्राण तत्व के बढ़ने से ही संभव है। तो अब उस वाइटल एनर्जी को कैसे बढ़ाना है, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना होगा। ऑक्सीजन को भी प्राण कहते हैं, वो वायु का स्वरूप, शुद्ध स्वरूप जिसमें धूल कण नहीं है। तो उस ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना होगा, क्योंकि हमारे शरीर में दिन भर कितनी सारी चीजें जलती हैं। जलती यानी जो भी डेड हो जाता है वो कार्बन में चेंज होता रहता है, तो उसको भी बाहर निकालना होता है। प्राण तत्व तब संकुचित हो जाता है ना जब शरीर में कार्बन ज्यादा हो जाता है, तो उसको शुद्ध करने का क्या तरीका है? प्राणायाम। तो हम जितनी ऑक्सीजन लेंगे, जितना इनहेल करेंगे, और उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बाहर निकलेगा। तो जब हम प्राण तत्व का विस्तार करेंगे तो जहां जहां वो कार्बन जमा है ना, वो सब खींच कर बाहर आ जाएगा। इसके लिए भी प्राणायाम की अलग अलग विधियां बनाई गई हैं जो प्राण तत्व को पूरे तरीके से शुद्ध कर पाए और उसका विस्तार कर पाए। अब उसके लिए रेचक, कुंभक, पूरक, ये सब क्रियाएं हम प्राणायाम के माध्यम से करते हैं। इसके बाद क्या आता है? प्रत्याहार। अभी तक कुछ कठिन लगा क्या अष्टांग योग में, कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत भारी भरकम शब्द है, योग का मतलब आसन से ही हमारे लिए ठीक है, इतना ही करना चाहिए। अब उसके बाद अगला आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब हमारा मन इस भौतिक जगत में जिन ऐसी चीजों पर लगा है और वहां जाके ऐसे स्टिक हो गया है, चिपक गया है, जिससे हमें कोई विशेष लाभ होने ही वाला नहीं है, तो वहां से उसका आहरण करना, यानी कि उसको हटा लेना और अपने आप में स्थित होना, तो उसको कहते हैं प्रत्याहार। जैसे कि आप यहाँ बैठे हैं और हो सकता है कि आपका ध्यान ऑफिस पॉलिटिक्स लगा हुआ हो, तो फिर ध्यान यहाँ कैसे रह पाएगा? तो शरीर से यहाँ है ना, लेकिन मन अगर चला जाएगा कहीं और कि अच्छा उस दिन उसने ऐसा बोला था तो ऐसा हो गया, अभी मुझे ये लेने जाना है, तो वो प्रत्याहार का पार्ट है कि वो सारी चीजें आप अभी जहाँ हो आप उस मोमेंट में प्रत्याहार, उस हर चीज जो प्रति है उससे आप अपने आप को अपना आहरण कर लो, यानी कि अपने जहाँ पे आप स्थित हो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी वहीं स्थित हो जाइए। अब जब अपने लोगों के बीच में जहां भी तीसरी जगह वहां से खींच लिया, अब तो हम यहाँ स्थित हो गए। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि स्वास्थ्य का अर्थ स्व में स्थिति। हमारी जो अपनी प्रकृति है उसमें अपने आप को स्थित रख ही लेंगे, वही स्वास्थ्य है। तो प्रत्याहार के बाद अब अगली चीज जो है, अगली पायदान, वो आती है ध्यान। ध्यान यानी कि कंसंट्रेशन। ध्यान का मतलब वो मेडिटेशन बोल करके, मेडिटेशन होता है लेकिन वो बोल के बहुत भारी चीज मत सोचिए कि अरे ध्यान तो होगा नहीं, कैसे करेंगे, कैसे अंदर जाएंगे, आंखें तो बंद कर लेते हैं लेकिन मन कहीं और घूमने चला जाता है। ध्यान का मतलब अवेयरनेस। आप बैठे हैं और आपका मन वहीं पर है जहां आप बैठे हैं, आपको उसको कहीं रोक के यहाँ पे रोकने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। आपका ध्यान है, आप बैठे हैं, आंखें बंद की, आपको आवाज आई ना, आपने वह आवाज सुनी लेकिन आप उस आवाज के साथ चले नहीं गए। आपके मन में कोई दृश्य दिखा तो आपने वो दृश्य देख लिया, लेकिन आप उस दृश्य के साथ चले नहीं गए, आपका ध्यान यहीं पर है। दिस इज कॉल्ड ध्यान। तो बाहर के जो डिस्ट्रक्शन है वो आपके मन को यहाँ से खींच के बाहर ना ले जाएं, क्योंकि मन आपके 5 एलिमेंट्स के ऊपर ही तो पैदा हुआ है, तो उसके बेसिक जो उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल ड्यूटी क्या है कि वो मन आपका ध्यान रखे। वो आपका ध्यान रखने के बजाय पूरी दुनिया में घूमता रहेगा तो आपका शरीर तो खराब होगा ना। जो चौकीदार है वही छोड़ के भाग जाएगा तो फिर पीछे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जब हम सही तरीके से स्थित होंगे, बाहर के डिस्ट्रक्शन से हटेंगे और अपने स्व में रहेंगे, तो फिर हम और अंदर की चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। इस लॉकडाउन के दौरान जो भी वर्किंग लोग थे वो घर में रहे, तब उनको पता चला अच्छा हमारे घर में ये भी प्रॉब्लम थी, हमको ये भी ठीक करना चाहिए था। हम जब घर में रुकेंगे ही नहीं तो उसको ठीक कैसे करेंगे? तो बिल्कुल वैसे ही है ध्यान का मतलब कि स्व में स्थित होना। जब हम अपने में स्थित होंगे ना तो फिर पता चलेगा कि अच्छा अंदर ये चीज़ की कमी है, अभी हमें कार्बन भी बाहर निकालना है,
अभी हमें अपने मन में ये विचार है, इनको बाहर करना है, इन चीज़ों को रखना है। तो ये हर गतिविधि को ध्यान पूर्वक ऑब्जर्व करने की विधि वही ध्यान है। उस पर ध्यान केंद्रित करना ही मेडिटेशन है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें बाहर से मिलेगी, ये हमारे अंदर होने वाली प्रक्रिया है। हर गतिविधि को ध्यान से हमें सिर्फ तो ऑब्जर्व ही तो करना है। वो अवेयरनेस, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन, दैट इज ध्यान। अरे ध्यान नहीं रहा मतलब मन कहीं और चला गया। अब ध्यान हो गया, ध्यान के बाद क्या आएगा? धारणा। मतलब हम अपने शरीर में, मन में, चित्त में अपनी इसका अवलोकन आत्मा करती है। हम अपने मन में और शरीर में, चित्त में किन चीज़ों को धारण करें और कौन सी चीज़ें बेकार की हैं उनको बाहर करना है। तो हम अपने धर्म के अनुरूप हमें कौन सी चीज़ें धारण करनी चाहिए, फिर से बता रही हूँ, जैसे अभी ब्रह्मांडिक साइंस का बताया वैसे ही धर्म का अर्थ है हमारी मॉरल ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी प्रकृति, रित, ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड धर्म। जैसे मनुष्य का धर्म क्या है, पेड़ पौधों का धर्म क्या है, पानी का धर्म क्या है, पृथ्वी का धर्म क्या है, अग्नि का धर्म क्या है, पिता का धर्म, राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, चोर का धर्म। तो ये सारी चीजें, स्त्री का धर्म, पुरुष का धर्म, बच्चों का धर्म, हर चीज का धर्म। हमारे यहाँ सिर्फ लिविंग थिंग्स का ही नहीं, जल का, मिट्टी का, हर चीज का धर्म। मतलब उनको क्या करना चाहिए। तो अब अपने धर्म के अनुरूप हमें कौन सी चीजों को धारण करना है, ये भी योग का सूत्र है। जब हमें ये भान हो जाएगा कि हमें क्या रखना है, कहाँ स्थित होना है, प्राण तत्व क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सब समझ लिया, धारणा समझ ली कि क्या रखना है, क्या हटाना है, उसके बाद हम कौन सी स्थिति में पहुंच जाएंगे? परम ध्यान की अवस्था। और तब आती है योग में समाधि की स्थिति। इसी को लोग बहुत भारी बना देते हैं। ये योग विचार प्रकृति का कोई कठिन माध्यम नहीं है, ये सबसे सरल, सबसे सहज माध्यम है। पर आज के समय में सरल और सहज होना सर्वथा कठिन है, सबसे कठिन। अब ये योग विचार जो है ये प्राकृतिक है, तो इसकी उत्पत्ति या निष्पत्ति कहीं बाहर से नहीं हुई। भारतीयों ने इस कॉन्सेप्ट और इस अवधारणा को कहाँ से समझा, कहाँ से लिया और कैसे इसके सूत्र प्रतिपादित किए? तो अपने आप में इसका जवाब है, जो सबसे सरल है, जो सबसे सहज है, वो प्राकृतिक है, वो नैसर्गिक है। तो अब इसको प्रकृति के नियम से लिया गया है। कैसे? एकदम आसानी से समझ सकते हैं। हमारे जितने भी आसन है ना, वो सब सामान्य रूप से प्रकृति में देखे जा सकते हैं। आसन का नाम सुनिए, शलभासन, जैसे शलभ का आसन होता है, कुक्कुटासन, मकरासन, ताड़ासन। तो ये सारी चीजें, ये सब क्रियाएं प्राकृतिक रूप से प्रकृति में जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को करते हुए देखा जा सकता है। अब समस्या समझ में आई? हमारे पास, हम स्पेशली प्रिविलेज्ड हैं कल्पना शक्ति से, इनके पास कल्पना शक्ति नहीं है, तो ये प्रकृति से उतने ही ज्यादा जुड़े हुए हैं। प्रकृति इनको, मदर नेचर इनको हर चीज बताती है, तुमको ऐसे करना है, वो सारा डेटा फीड है। हमारे पास जो डेटा फीड है उसको हम, उसकी फाइल हम कहीं दूसरी जगह प्लेस करके दूसरी हार्ड डिस्क जोड़ लेते हैं। तो प्रॉब्लम वहां आती है। इस कल्पनाशीलता से जो समस्या आई है, उसका जो उपाय है वो यही है कि हम प्रकृति के करीब आ जाएं। अब प्रकृति के जो रित है, उससे बाहर जाने की स्वतंत्रता और चीज़ों को कर पाने की योग्यता तो प्रकृति ने ही हमें दी थी। हम इस छूट का जितना गलत यूज़ करेंगे, मिसयूज़ करेंगे, तो उससे हमारी रिदम तो जरूर बिगड़ेगी, हमारा संतुलन जरूर बिगड़ेगा, और हमारा शरीर, हमारा मन, वो शरीर से पहले अस्थिर हो जाएगा, असंतुलित होगा, और मस्तिष्क हमारी ग्रंथियों के लिए दबावकारी हो जाएगा। फिर वो ग्रंथियां
अच्छा तो फील नहीं करेंगी ना। हमसे कोई दबाव में काम कराता है तो क्या हम उसको परफेक्ट काम करके देते हैं? कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देते हैं या काम चलाऊ काम करते हैं। जब बहुत दिन तक काम चलाऊ काम चलता है तो फिर काम बिगड़ जाता है। तो वैसे ही है कि शरीर में भी विभिन्न तरह की व्याधियां पैदा होने लगती हैं। अब शरीर में बीमारियां और समस्याएं जो हैं वो क्यों हैं? प्रकृति से दूर हुए हैं इसलिए है। तो अब उपचार कहाँ होगा? बैलेंस कहाँ होगा? इम्बैलेंस जहाँ हुआ है वहीं बैलेंस होगा ना। प्रकृति से दूर गए तो इम्बैलेंस हुआ, तो वापस प्रकृति के पास आएंगे। तो सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सा को जो वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रैक्टिस में लाने वाले डॉक्टर थे ना, उन्होंने इसकी प्रेरणा कहाँ से ली? वो जंगल में जा रहे थे और वो शूट करते थे चीज़ों को। शूट मतलब कैमरे से, वो वाला शूट नहीं। तो उन्होंने देखा कि एक हिरण शावक यानी कि एक हिरण के बच्चे का पैर टूट गया है। तो उसकी माँ क्या करती है, वो जानने के लिए वो उत्सुक हो गए कि ये कैसे ठीक होगा। हमारे पास तो मतलब बहुत सारा उपाय है, तरीका है इसको करने का। तो वो माँ जो थी वो बच्चे को लेके जहाँ पानी था वहां लेके गई और उसका पैर डाल के उसको 1 घंटे तक उसने बिठा रखा। और वो रोज उसको ले जाती थी सेम टाइम पे और जाके उसको 1 घंटे के लिए पानी में उसका पैर डाल के रखती थी। और 3-4 दिन में वो बिल्कुल दौड़ने लगा, उछल कूद करने लगा। तो यहाँ से उनको प्रेरणा मिली। तो इसी तरीके से जो हमारा योग आया ना, वो भी नेचर से प्रेरणा लेके आया। बिल्कुल उसी तरीके से, हमें कहीं से बाहर से कोई चीज लाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ प्रकृति के पास है। बस ध्यान से, प्रत्याहार के बाद के ध्यान से बैठ के जब हम देखना शुरू करेंगे और जब ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ऐसे ही जब आप अगर घर में आप कोई पेट रखते हो तो बहुत ऑब्जर्व किया होगा आपने कि कोई कुत्ता बिल्ली बीमार होता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ठीक से काम नहीं करता तो वो क्या करता है, अपना खाना छोड़ देता है। या गाय भी अपना वो रोज वाला खाना छोड़ देती है, फिर वो स्पेशल टाइप के घास ढूंढ के खाते हैं। कुत्तों को भी घास खाते देखा है, वो उसी से अपने आप को ठीक कर लेते हैं। उनको कैसे पता चल जाता है कि इसी में, क्योंकि प्रकृति यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो सब कुछ हमारे अंदर है। बस हम उसको टैब नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास वो कल्पनाशीलता है, हम बहुत दूर चले जाते हैं तो पास की चीज दिखाई नहीं देती है। अब प्रकृति से दूर जाने के कारण, यानी कि रित धर्म से दूर जाने के कारण हम लोग के जो काम है वो सब बिगड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं। अब भारतीय अवधारणा में एक दूसरा जो इसको ठीक करने का जो खराब हुआ, अब कैसे होगा? अब इसका जो उपचार है वो प्रकृति के पास है। तो प्रकृति के पास जब आ रहे हैं तो जो नेचुरल रिसोर्सेस के फॉर्म में हम चीजें ले रहे हैं वो हर्बल फॉर्म में उपलब्ध हैं और भोजन के रूप में उनका उपयोग किया जा सकता है। तो भारतीय अवधारणा में एक और कॉन्सेप्ट है, किचन इज क्लिनिक, यानी कि आहार ही औषधि है। और ये सारा जो आहार है ये सब प्रकृति में उपलब्ध है और हर्बल फॉर्म में उपलब्ध है। और इस असंतुलन को दूर करने के लिए, उसको संतुलन में लाने के लिए विश्व में कई सारे रोगों के इलाज के लिए अल्टीमेटली हमें नेचर के पास ही आना पड़ता है। दुनिया में बहुत कुछ है, लाइक जहर भी इसी दुनिया में है, तो वो भी कहीं ना कहीं जहर का उपचार करने के लिए जरूरी होता है। तो जहां से इम्बैलेंस होगा, बैलेंस भी वहीं से आएगा। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ आप लोग को अगर याद होगा तो माहुरी जाति होती थी और विष चिकित्सा को उन्होंने ही विकसित किया। तो जहर से कैसे ट्रीटमेंट होता है ये भी एक पद्धति है। तो जहां इम्बैलेंस होगा जिस चीज से, उसी से उसको बैलेंस किया जाएगा। अब आहार ही औषधि की बात की तो उसके बाद हम आते हैं आयुर्वेद के ऊपर। आयुर्वेद सबसे पहले अथर्ववेद में आया और अथर्ववेद में ही आयुर्वेद को ग्रहण किया गया। और यानी कि अथर्ववेद के समय से ही आयुर्वेद का विकास होना शुरू हुआ, हम ये भी कह सकते हैं। तो आयुर्वेद का विशेष अर्थ है, फिर से यहाँ हम शब्द के अर्थ को देखेंगे। आयुर्वेद यानी कि मनुष्य की एक निर्धारित आयु है, उस आयु को उस एंड तक निरोग होकर के अच्छे तरीके से जीना, उसका जो वेद है वो आयुर्वेद है।
किसी बीमारी से, किसी दुर्घटना के कारण या किसी व्याधि से व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए, यानी कि जीवन की जो निर्धारित उम्र है, उसके शरीर की निर्धारित उम्र तक जो है वो वहां तक लॉन्जेविटी ऑफ द लाइफ उसको वो डिफाइन कर सके, उसको वो ठीक से पूरा कर सके, उसको तय कर सके, उसके वेद को आयुर्वेद कहते हैं। सामान्यतः भारतीय अवधारणा में मनुष्य की आयु 100 से 120 साल तक मानी गई। भारतीय ज्योतिष जो है वो कालगणना जब बनाते हैं तो जो दशा है उसमें विंशोत्तरी दशा वो 120 सालों तक का बनाया जाता है। कुछ लोग उसके ऊपर भी जाते थे। अब तो सामान्य जो आयु, औसत आयु है वो बहुत कम हो गई है। लेकिन जो प्रकृति सापेक्ष जीवन है उसमें मानव के शरीर का जो उम्र है वो 100 से 120 साल तक है, और 100 वर्ष और उससे ऊपर तक भी उसको स्वस्थ रूप में बढ़ाया जा सकता है। तो आयुर्वेद का मानना है कि जो कॉस्मिक ऑर्डर है, जो प्रकृति का नियम है, जो ऋत है, उसके अनुरूप आहार, विहार, प्रत्याहार, इनका अच्छे तरीके से पालन करके यौगिक विधि से जो अब हम अपना जीवन जीते हैं तो निरोग रहकर उस लिमिट तक हम बहुत आराम से जी सकते हैं। छोटी मोटी कुछ ऐसी हार्डवेयर की प्रॉब्लम आती है, टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो आपके लिए जान का खतरा नहीं हो सके, उसको ठीक किया जा सके। तो किसी भी डिवाइस में ये सब छोटे मोटी फंक्शनल प्रॉब्लम्स आती हैं, वो चोट वोट ये सब थोड़े मोड़े संक्रमण वो सब ठीक हो जाते हैं। तो अब इसके लिए जब मैं आयुर्वेद की बात करती हूँ तो आयुर्वेद में बाद में, जैसे अभी क्या होता है, केमिकल बैलेंस कर देते हैं, बाहर से आपको टैबलेट दी वो केमिकल बैलेंस, लेकिन भारतीय ब्रह्म विज्ञान में भोजन के लिए नियम बनाया गया कि किस किस काल में, किस समय आप किस पदार्थ का सेवन करना है, और उससे ज्यादा पथ्य में परिहार क्या है, आपको कौन सी चीजों का त्याग करना है। क्योंकि ऋत के नियम के अनुरूप जो चीजें होंगी ना, हर पदार्थ का अपना गुणधर्म होता है, और किस समय ऋत का क्या गुणधर्म है, वो पदार्थ चाहिए या नहीं चाहिए, ये यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो ऋतु परिवर्तन जो होती है उसके 4 संक्रमण काल होते हैं, 1 साल के अंदर 4 बार वो आता है, और इसलिए उस समय कुछ कठिन नियमों का पालन अपरिहार्य कर दिया गया, जिसको हम नवरात्रियों के रूप में देखते हैं। बाद में फिर माइथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन उसका बहुत ज्यादा बन गया, और अब तो केवल 2 ही नवरात्रि ज्यादा मनाई जाती है, 2 गुप्त नवरात्रि में आता है। बट बेसिकली भारतीय ब्रह्म विज्ञान के अनुसार वो जो संक्रमण का काल होता है उस समय हमारे शरीर का जो कॉस्मिक ऑर्डर है वो डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि ब्रह्मांड का भी कॉस्मिक ऑर्डर उस समय डिस्टर्ब होता है। वो एक फेज होता है, ट्रांजिशन फेज होता है ना, तो जब ट्रांजिशन होता है तो कुछ चीज कम ज्यादा ऐसे होती है। तो उस समय क्या था कि हम ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रहें, पॉजिटिव फूड खाएं। ये बहुत लंबा डिस्कशन होता जा रहा है, क्योंकि जो प्रकृति है ना वो फल और सब्जियों की भी, हर एक चीज की है, चाहे वो लिविंग हो या डेड हो। पत्थर की भी प्रकृति होती है, उसमें भी पुरुष और स्त्री होते हैं, तो वो उसके अनुरूप तय किया गया। फल फूल, कंदमूल और इस तरह की चीजें, और बहुत संयम से रहना है, क्योंकि संक्रमण काल में ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बाहरी बीमारियों का खतरा होता है। और जो देवी को चंड मुंड मारने की, तो ये चंड मुंड का मतलब जो मुंड के आकार का हो, और चंड का मतलब उस पर स्पाइक्स हो, तो इस तरह के विषाणुओं की भी अवधारणा और परिकल्पना उस समय से है, जिसको कि मेटाफोरिक फॉर्म में उसका मानवीकरण करके और लोगों को वो श्रुतियां याद रहें, इसलिए आख्यान के रूप में हमें बताया गया है। अब इस 9 दिन में शरीर को पूरी शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, इसलिए योग का अच्छे तरीके से पालन करना होता है, और इसको 9 दिन के नवरात्रि व्रत के रूप में स्थापित कर दिया गया है, जिससे कि आम लोग जो इस एक्सप्लेनेशन को नहीं समझ सकते हैं वो भी इसका पालन कर सकें। अब ये तो रही नवरात्रि की बात। इसके अलावा हमारे यहाँ हर महीने के व्रत त्योहार बनाए गए हैं। जैसे एकादशी, तो 11 दिन के बाद महीने में 2 बार कम से कम जो चीजें कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं ना, क्योंकि रेगुलर जब हम कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें ले रहे होते हैं तो बीच में 1-2 दिन के लिए उसको छोड़ देना चाहिए, जिससे कि वो बैलेंस हो जाए, और उस दिन
बॉडी में जिन चीज़ों को कोलेस्ट्रॉल चाहिए वो जो एक्स्ट्रा जमा है तो वो उसको रिलीज कर दे और उसके वो प्योरिफिकेशन का काम हो जाए। तो एकादशी पे बोल दिया ऐसी चीज़ें जिससे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। संडे को नमक नहीं खाना है, यानी कि सोडियम का बैलेंस करना है। और पूरे हफ्ते के लिए कुछ ना कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं कि आप किस दिन क्या ज़रूर खाओ और क्या चीज़ कम खाओ। तो बीच बीच में ये ब्रेक लगाने के लिए नियम है। अब इन विषयों और नियमों को जीवन संहिता में सम्मिलित करने के उद्देश्य से जो उद्देश्य था वो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित था। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जब भारतीय ब्रह्म विज्ञान में ये सब नियम आए तो वो कहाँ से आए और इनका विस्तार कैसे हुआ। और क्योंकि वेद जनश्रुति, वो वेद जो है वो श्रुतियां हैं, तो वो आज के आधुनिक समय में भी लोगों के पास कैसे संचित है और आज भी इनका प्रसार कैसे हो रहा है। आज जब इतनी सारी संस्कृतियों का अल्टरेशन हो रहा है, एक दूसरे पर इम्पोज हो रही हैं, फिर भी उसको आत्मसात करते हुए इतने विज्ञान और विधाओं के बीच में भी अपने विज्ञान को कैसे, जो शाश्वत है उसको कैसे इतने समय तक बचाए रखा जा सका। आज तो बहुत सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड करने की आ गई हैं, बट जो श्रुतियां थी उनको कैसे रखा गया। तो वहां पर ये बात आती है कि जो हमारे यहाँ की वर्ण व्यवस्था थी और जो मठ थे, जहाँ मथित ज्ञान रखा जाता था, वहां पे बच्चों को ये श्रुतियां रटाई जाती थी। जब हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो सबसे अधिक जो नाम सुने जाते हैं वो चरक और सुश्रुत, इनकी संहिताएं हैं। ये लोग कोई व्यक्ति नहीं थे। कहते ना चरक ऋषि, ऋषि दृष्टा होते थे। दृष्टा मतलब जो कॉस्मिक ऑर्डर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, दोज पीपल वर बेसिकली साइंटिस्ट, और वो उसके दृष्टा होते थे और फिर उसको प्रतिपादित करते थे और जनमानस तक उसको पहुंचाते थे। तो ये जो भी उनकी फाइंडिंग्स होती थी, जो भी सिद्धांत होते थे, जो भी सूत्र बनते थे, वो चरक का मतलब हुआ यहाँ पर जो कि पीछे से चलता आ रहा है, और क का मतलब संपूर्ण। तो जीवन के लिए जो संपूर्ण ज्ञान है आयुष से संबंधित, वो चलता आ रहा है, रणन कर रहा है, मतलब वो आ रहा है और आगे भी उसको जाना है, वो चरक है। सुश्रुत, फिर से शब्द को समझिए, सुश्रुत, सु का मतलब अच्छे तरीके से, श्रुत सुना गया, जो बहुत ही अच्छे तरीके से सुना गया, उन लोगों को याद रह गया, वो सुश्रुत है। तो उनकी संहिता है। जो पीछे से विज्ञान चला आ रहा है वैदिक काल से, वो ब्रह्म विज्ञान अभी तक इसीलिए जीवित है। तो चरक सुश्रुत से मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट अब बहुत क्लियर हो गया होगा। अब इसीलिए बहुत सारे जो घटनाएं हैं उनको रूपक में, मेटाफोरिक फॉर्म में कन्वर्ट किया गया और उनका मानवीकरण कर दिया गया, जिससे लोगों को आख्यान ये सब याद रह सके, और उसे कथानक में बदल दिया गया। और जो भी आयुर्वेद और मानव जीवन से संबंधित और प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान है वो अच्छी तरह से लोग सुन के याद रख सकें, तो वो सुश्रुत हो गए। और इसको याद रखने के लिए इनको लयात्मक, काव्यात्मक, गेयात्मक रूप में लोग छंदोक्त में उसको बनाते थे, जिससे कि वो उसको याद कर सके, और वो ही वेदवाणी कही गई। मैं द्विवेदी हूँ, छंदोक ब्राह्मण, ऋग्वेद और सामवेद, ये दो वेद हमारे होते थे, मतलब द्विवेदी जो होते हैं उनके होते थे, और उनको मतलब स्वर विज्ञान का ज्ञान होता था, और उनको ही ये स्पेशलाइजेशन था कि वो इन वेदवाणियों को याद रखें और काव्यात्मक रूप में उसका पाठ करें और लोगों तक उसको पहुंचाएं। ये आश्रम व्यवस्था में होता था। ये मुझे बात मेरे घर के लोगों ने बताई है, इसलिए मुझे ये पता है। आज इसकी ज़रूरत नहीं है, आज सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन फिर भी उन डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो कि हमें परंपरागत रूप में और लोक संस्कृति में, लोक कथाओं, लोक गीतों के माध्यम से सुनने को मिलती हैं। बहुत सारी चीज़ें तो इतनी ऊटपटांग लिख गई हैं कि एक्चुअली उनको जब आप तर्क पे कसिए तो वो कहीं नहीं टिकती हैं, लेकिन फिर भी वो लिखी हुई हैं और मानी जा रही हैं। तो
अब हमारे पास पढ़ने लिखने के बहुत सारे माध्यम हैं और आज हम आप यहाँ पे बैठ करके और ये डिस्कशन भी कर रहे हैं, ऐसे लेक्चर्स भी हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों को सुनने को मिलता है, बहुत सारी अच्छी बातें जानने को मिलता है। ये टॉपिक इतना बड़ा है कि मुझे लगता है शायद इतनी जल्दी इसको मैं मतलब एक सेशन में समेट पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया कि इस पूरे विषय के साथ जस्टिस कर पाऊँ। और ये हेरिटेज सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा जो हेरिटेज है, हमारा जो कल्चर है, उसको आप लोगों तक ला रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं। और आप सभी दर्शकों, श्रोताओं को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना समय निकाला सुनने के लिए। और इसमें से जो चीज़ें भी आप जितनी भी ले जा सकते हैं, और जहाँ मैं गलत हूँ वो मुझे आप कमेंट्स में करेक्ट भी कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट होती नहीं है, ऑप्टिमम लेवल पे होती है। तो उस आदर्श स्थिति में इस विज्ञान को बनाए रख सके हम, यही उद्देश्य है। और आपसे जो भी इनपुट मिलेगा वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। आप सभी को प्रणाम, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद मैम. Thank you so much, ma'am, for a very wonderful and enlightening lecture today. We have received a few questions from our curious viewers who are watching us on Facebook and YouTube. So, ma'am, if you allow me, then we can take one or two questions now. अच्छा, अभी सवाल भी हैं, ठीक है. Thank you, ma'am. The first question is from Subhasis Ghosh. He is asking how you define temperature created by heat generated by sun, ozone, and reflection. Where I define the temperature? I didn't get his question. How you define temperature created by heat generated by sun? I didn't get the question exactly. Please send it again with clarity. I didn't define temperature anywhere, I think. It is about the Agni Tattva. And in our system, in Indian Brahmanic sciences, there are some parameters which explains it. So this is the different kind of this different aspect of this question, which is the Western science, and it has no clashes even. Actually this is not the right question in term of Indian Brahmanic sciences. That is the totally different concept. Thank you, ma'am. We have no other questions, so we can move towards the concluding part of the session. At the end of this session, let me extend my vote of thanks to everyone present here. I, on behalf of Heritage Society and its large family that includes more than 80,000 of active followers from different parts of India and abroad, I would like to express my profound gratitude to our distinguished speaker of today's session, Dr. Avilasa Dwivedi ji, for her wonderful talk today. I'm extremely thankful to you, ma'am, for accepting our sincere invitation and presenting a talk in our today's session. I also thank all our annual members, followers, and our Virasat Mitra of Heritage Society for their unconditional support and love for our endeavors. I would also like to thank our beloved Dr. Anant Astos Dwivedi sir for their support and guidance in organizing the weekly academic talk program. I also express my vote of thanks to all the staff and officers of Heritage Society for organizing this enriching session. I request all of you to stay tuned with Heritage Society for many more such lectures in coming week. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you.